नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए हम व्याकरण में एक नया विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो हम देखेंगे हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग। हिंदी विषय में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है पूर्ण विराम, और अक्सर वाक्य के अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारा पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पर विराम देने के लिए इसका प्रयोग अक्सर हम करते हैं। दूसरा हमारा है अर्ध विराम, एक बिंदु और ये छोटा सा यहाँ पे कॉमा जैसा, ये हमारा कहलाता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम में जितना समय हम रेस्ट के लिए लेते हैं उससे आधा समय या कम समय के अवधि में विराम देने के लिए अक्सर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जब पूर्ण विराम की तुलना में इसमें अवधि थोड़ी कम होती है तो हम इस तरह का विराम का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। फिर हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम अर्ध विराम से कम समय के लिए वाक्य के मध्य में लगाया जाता है। वाक्य के मध्य में अर्ध विराम को कम समय के गैप को दिखाने के लिए लगाया जाता है, जिसे हम कॉमा भी बोलते हैं। फिर है हमारे ये दो बिंदुओं के रूप में उपविराम। जो उपविराम है इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है, और अक्सर हमने इसको देखा होगा, ये दो बिंदुओं के रूप में होता है और इस अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। स्पेशली इसे किसी को निर्देश देने के लिए, संवाद लेखन के लिए तथा शीर्षकों आदि में किया जाता है। इस तरह से हम लोग यूं बना के और इस तरह से हेडिंग लिखते हैं, तो ये हमारे संवाद लेखन में, शीर्षकों में और निर्देश देने के लिए अक्सर हम इस अपूर्ण विराम का या उपविराम का प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम अक्सर प्रयोग में करते हैं, लेते हैं, तो ये हमारा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न के अंत में लगाया जाता है। क्या, कहाँ, क्यों, कब, ये सब हमारे प्रश्न पूछने की स्थितियाँ होती हैं, और ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा कौन सा चिन्ह है। ये हमारा है एक डंडा और एक बिंदु, यानी हमारा एक्सक्लेमेटरी का साइन, यानी विस्मय आदि बोधक का चिन्ह, विस्मय आदि वाचक का चिन्ह। और आप सब जानते ही हैं कि जो विस्मय आदि बोधक का जो चिन्ह है वो प्राय आश्चर्य प्रकट करने के लिए, अच्छा क्या ऐसा हुआ था, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, घृणा के लिए, प्रसन्नता के लिए आदि मन के भावों को प्रकट करता है। ओह, तो ये चिन्ह आएगा, ऐसा हो गया, यानी आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए ये एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। वही अगला हम देखेंगे हमारा है योजक चिन्ह। योजक या इसे हम विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक माने जोड़ना और विभाजक माने अलग करना। अक्सर हम जोड़ने और अलग करने के लिए जो है योजक और विभाजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे तत्पुरुष समास में और द्वंद्व समास के शब्दों में अक्सर योजक और विभाजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किंतु सामान्यतः पर हम कभी कभी एक जैसी चीज़ों को जोड़ने के लिए अक्सर योजक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कभी, तो ये कभी इस कभी से जुड़ा है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया। वही जैसे माता और पिता एक समान है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समान है, इसलिए हम माता और पिता के बीच में भी द्वंद्व समास में हमेशा जो है योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो योजक का अर्थ है जोड़ना, विभाजक का मतलब अलग करना। तो जोड़ने और अलग करने के लिए हमेशा हमें जो है योजक चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमारा योजक चिन्ह था। वही हमारा अगला है, ये जो डैश है ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा है देखने में, और हम इसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह, यानी निर्देश देने के काम आता है। वाक्य की व्याख्या करने, यानी कोई सेंटेंस है उसमें डैश लगा के आगे हम व्याख्या करते हैं, उसको समझाते हैं, तो अक्सर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
ये हमारा जो है चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। तो वाक्य की व्याख्या प्रकट करने के लिए, किसी व्यक्ति के कथन को दिखाने के लिए कि गांधी जी ने कहा था, तो एक्सक्लेमेट विस्मय आदि, ये गांधी जी ने कहा था, उसके बाद हम इस चिन्ह को लिख के फिर हम आगे अधरण चिन्ह लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी वाक्य की व्याख्या करने पर, किसी व्यक्ति के कथन को दिखाने के लिए अक्सर संवादों में, संवाद जब हम लिखते हैं तो उसमें पात्रों का प्रयोग किया जाता है। तो पात्रों के नाम लिखने के बाद, जैसे किसी महारानी का पात्र है, वो शीला कर रही है, तो शीला उसके नाम के आगे ऐसा डैश लगाएंगे और उसके बाद, यानी कि यहाँ पर जो है संवादों में और किसी वार्तालाप को दिखाने में भी अक्सर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे चिन्ह देखे, अब आगे हम कुछ चिन्हों को और देखते हैं। तो बच्चों अगला हमारा है ये इन्वर्टेड कॉमास हैं, जिनको हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। और इन चिन्हों का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी के द्वारा कही गई बात को हम यूं का यूं लिखते हैं, यानी उसने कहा था कि, उसके बाद हम ये चिन्ह लगाते हैं। या फिर किसी महापुरुष की वाणी को या किसी कोटेशन को जब हम लिखते हैं तो अक्सर हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करना है, बात को खत्म करके फिर इस चिन्ह पे ही इसको अंत करना है। फिर हमारा अगला है विवरण चिन्ह। और जब हम किसी चीज का विवरण देते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, किसी चीज को विस्तृत रूप से करते हैं, तो अक्सर हम अपने पॉइंट बना के इस तरह से लिखते हैं और फिर आगे लिखना शुरू करते हैं। इसलिए वाक्यांशों का विवरण या निर्देशन देने के लिए अक्सर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वही हमारा अगला है कोष्टक, छोटा, मंझला और बड़ा कोष्टक। अक्सर हम इन कोष्टकों को भी हम विराम चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए। यदि कोई कठिन शब्द है तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि सामने पढ़ने वाला उसको अच्छे से ध्यान से पढ़े। साथ ही गणित विषय में भी छोटे, मंझले और बड़े कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। और क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के लिए भी, जैसे मान लो आप कोई अक्षर लिखना चाहें 1, 2, तो इनको भी हम अक्सर कोष्टकों में बंद करते हैं निर्देशन देने के लिए। या फिर कई बार MCQ जब होते हैं तो हमारे आंसर्स भी, अक्षर भी इन ब्रैकेट्स में बंद होते हैं। तो ये जो कोष्टक हैं ये हमारे इस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं, कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए गणित विषय में, और क्रम सूचक अंकों या अक्षरों को इंगित करने के लिए भी हम इन कोष्टकों का प्रयोग करते हैं। वही हम इसमें हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्हों को देखें। अक्सर हम इनका प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्यांश को लिखते समय हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा एरो बना लेते हैं, ऐसा बना के और इसके ऊपर शब्द को लिख देते हैं सही करके। इसलिए ये त्रुटि को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये त्रुटि पद, पूर्वक पद या हंस पद का चिन्ह है। किसी शब्द में त्रुटि होने पर इस चिन्ह को लगाकर शब्द को ऊपर सही ढंग से लिखा जाता है। वहीं अगर हम अगला देखें तो हमारा ये है लाघव या संक्षेप रूपी सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह को किसी बड़े और विस्तृत अंश को शॉर्ट करने के लिए अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने इसका एक उदाहरण देखी, कृपया पृष्ठ पलटिए, अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना बड़ा होगा, इसलिए आप इंग्लिश में PTO लिख देते हैं और हिंदी में इस तरह से शॉर्ट रूप में लिखते हैं क्री, ये लगा देते हैं लाघव चिन्ह प्री और लाघव चिन्ह और पै। तो कृपी है, पै का मतलब है कृपया पृष्ठ पलटिए। तो यहाँ पर हमने किसी बड़ी बात को शॉर्ट करने के लिए अक्सर हम इसका लाघव चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो बच्चों हमने आज बहुत सारे विराम चिन्हों को देखा, और इन विराम चिन्हों के जो विराम चिन्ह होते हैं हमारे हिंदी में जो हम वाक्य लिखते हैं, इसमें कुछ विराम के लिए, कुछ रुकने के लिए और कुछ चीज़ों को इंगित करने के लिए अक्सर हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और इन विराम चिन्हों के माध्यम से ही हमारा लेखन कार्य जो होता है वो शुद्ध और पूर्ण होता है। तो आज की कक्षा में हमने विराम चिन्ह देखा, आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अभ्यास कार्य के लिए आप अपने ग्रामर की जो पाठ्य पुस्तक है आपके पास, उस पाठ्य पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। और उस पाठ्य पुस्तक में काफ़ी सारे ऐसे वाक्यांश और वाक्य दिए गए हैं जो विराम चिन्ह के बिना हैं, और अभ्यास कार्य के लिए आपको उसमें विराम चिन्ह लगाकर आपको उसमें करने होंगे। कुछ जो वाक्यांश हैं मैं आपको गृह कार्य के रूप में इसमें दूंगी। तो आशा है आपको ये
विराम चिन्ह का पाठ आसानी से समझ में आया होगा और ये चिन्ह आपको याद भी रखना है और ध्यान रखना है कि इन चिन्हों का प्रयोग आपको कब करना है। तो इसी आशा के साथ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।